हमें कहते हैं कि आरएसएस की जो विचारधारा है, ये विचारधारा विकृत है, अराजकतावादी विचारधारा है। तो ये कैसे है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथियों, अभी हमने पूरा विकास क्रम को समझा। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसलिए चेतना को जगाने का जो अभियान था गुरु गोलवलकर का, वो कैसे हमारे देश के अंदर लागू किया गया, उसको मैंने समझाया। तो साथियों, विकास क्रम को समझना है। कहते हैं कि गोलवलकर जो विकास क्रम है उसको झुटलाते हैं। दुनिया का या पूरा हमारा जो मानव सृष्टि का जो इतिहास है, उसका जो विकास क्रम है, जैसे पहले कबीलाई व्यवस्था थी, कबीलाई के बाद गुलामी की व्यवस्था आई, दासों की व्यवस्था आई, फिर भूदास आए, राजाशाही व्यवस्था में फिर आगे पूंजीवादी व्यवस्था आई। तो ये जो अलग अलग राजसत्ताएं थीं, इन राजसत्ताओं में जो परिवर्तन हुए, जैसे हमेशा एक समय के बाद एक पूरी व्यवस्था का परिवर्तन हुआ, इसको बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स ने समझाया। मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो दर्शन है, उसके अंदर मार्क्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक चीज को समझाया। उसका मैं नोटिफिकेशन में उसके वीडियो का लिंक डाल देता हूं, तो आप इस विकास क्रम को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे अब राजाशाही व्यवस्था खत्म हुई तो नई पूंजीवादी व्यवस्था आई। राजाशाही व्यवस्था का अपना एक चरित्र था। राजाशाही व्यवस्था हमारे देश के अंदर पिछले 3000 साल से चल रही थी। मनुस्मृति की व्यवस्था थी। राजाशाही व्यवस्था का संविधान मनुस्मृति था। इसलिए हमें पाते हैं साथियों कि राजाशाही व्यवस्था का जब खात्मा हुआ तो धर्म आधारित जो राजसत्ताएं थी उनका खात्मा हुआ। ये बेसिक बात है जो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। यही बात आरएसएस और गोलवलकर स्वीकार नहीं करते कि राजाशाही व्यवस्था खत्म हुई और नई लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी दुनिया में आई। हमारे भारत देश भर में नहीं, पूरी दुनिया में आई। पूरी दुनिया में जो धर्म आधारित राजसत्ताएं थी वो खत्म हुई और लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई। तो राजाशाही व्यवस्था धर्म आधारित राज व्यवस्था थी। जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर राजाशाही व्यवस्था हिंदू धर्म की भी थी और इस्लाम धर्म की भी थी और सिख धर्म की भी थी। इस सारी धर्म आधारित राजसत्ताओं को खत्म किया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने एक सबको एकजुट करके एक धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से राजसत्ता कायम की। और उस राजसत्ता के अंदर धर्म आधारित राजसत्ता नहीं थी, संविधान से राजसत्ता चलेगी और धर्म अलग होगा और राजसत्ता अलग होगी। ये राजसत्ता सभी धर्मों के लोगों की होगी। जो देश के अंदर जो निवास कर रहे उस सभी जनता की राजसत्ता होगी। तो यहां से लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये नया कॉन्सेप्ट आया। इसी कॉन्सेप्ट को आरएसएस नहीं मानता है, इसी कॉन्सेप्ट को आरएसएस नहीं स्वीकारता है। ये पूरी विचारधारा का, आरएसएस की विचारधारा का सबसे बड़ा गड़बड़ है, सबसे बड़ा कमजोरी है, सबसे बड़ा गलती है, जिसको हमको ध्यान कि विकास क्रम को नहीं मान। आज भी वो वही कहते हैं कि जैसी राजाशाही व्यवस्था में मनुस्मृति की जो राज व्यवस्था थी, उसी तरीके की राज व्यवस्था वो आज कायम करना चाहते हैं। तो उस तरीके की राज व्यवस्था आज कायम नहीं हो सकती, क्योंकि विकास क्रम में वो पीछे का विकास क्रम था। ये नई राजसत्ता आ गई जो पॉसिबल ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता, जो आरएसएस करने का कोशिश कर रहा। मगर ये करने की कोशिश में वो देश को बर्बाद कर देंगे। मैं आगे समझाऊंगा कैसे बर्बाद करेंगे। तो ये समझना है साथियों, इस पूरी गोलवलकर की पूरी विचारधारा, जैसे हिटलर की और मुसोलिनी की जो नस्लीय जो चेतना से जो फांसीवादी व्यवस्था कायम की थी, 1945 में फांसीवादी व्यवस्था का खात्मा कर दिया जनता, और दोनों जो तानाशाह थे उनको मार दिया, उनको खत्म कर दिया। तो ये फांसीवादी विचार की राजसत्ता दुनिया से खत्म हो गई, लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया में कायम हो गई। मगर आरएसएस आज भी उसी हिटलर और मुसोलिनी का जो फांसीवादी विचार है, उसकी नस्ल की थ्योरी है, उसकी नस्ल की थ्योरी से वो एक राज व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पे आज भी चल रहा है। ये इस आरएसएस के विचारधारा का सबसे बड़ा खामी है, जो हमारे देश के हित में नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है। दूसरा बात ये समझना है, आगे समझना है साथियों कि
राजाशाही व्यवस्था के ये वो समय था जब एक पूरा युग खत्म हुआ, राजाशाही व्यवस्था के युग का अंत हुआ और नई लोकतांत्रिक व्यवस्था के युग का शुरुआत हुआ। तो एक युग खत्म हुआ। जब एक युग खत्म हुआ तो उसके साथ जुड़ी हुई जो भी विचारधारा हैं वो भी खत्म होती हैं। इसलिए मनुस्मृति का जो राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट था वो भी खत्म हुआ। भले ही आज जाति व्यवस्था है, मनुस्मृति की बहुत सारी व्यवस्था चल रही, मगर ये व्यवस्थाएं भी आने वाले 100, 150, 200, 300 साल में खत्म हो जाएंगी। अगले 500 साल में मनुस्मृति की जो ये जाति धर्म की व्यवस्था ये पूरी नष्ट हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सुनिश्चित है। तो ये विकास क्रम को समझना है हमको। इसी विकास क्रम को आरएसएस झुठलाता है, विकास क्रम को पीछे ले जाना चाह रहा है। पीछे का विकास क्रम आज नहीं हो सकता है, आज विकास क्रम आगे की तरफ बढ़ेगा। तो एक बात तो ये समझना साथियों कि इस पूरी विचारधारा में जो विकास क्रम है उसको गोलवलकर भी झुठलाते हैं, सावरकर भी झुठलाते हैं, आरएसएस पूरा इस कॉन्सेप्ट को झुठलाता है। ये इस विचारधारा का सबसे बड़ा कमी है, सबसे बड़ा कमजोरी है। इसलिए ये विचारधारा गैर तार्किक है, ये तार्किक नहीं है, गैर तार्किक विचारधारा है जो आज के समय में लागू नहीं हो सकती हो। आज के समय में हमारे देश के अंदर एक अच्छा राष्ट्र तरीके से राष्ट्र चले ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ये विचारधारा को पैदा करेंगे, मजबूत करेंगे, तब देश के अंदर अराजकता होगी, तब देश के अंदर विवाद होंगे, तब देश के अंदर दंगे फसाद होंगे। इसलिए आप देखेंगे कि आरएसएस का जो राम मंदिर के आंदोलन में भी मैंने पिछले वीडियो में समझाया, हमेशा हिंदू मुसलमान का लड़ाई और दंगे फसाद वो कराने की कोशिश करते हैं। 2002 के दंगे, दिल्ली के दंगे, बहुत सारे दंगे आरएसएस के लोग योजनाबद्ध तरीके से हिंदू मुसलमान के दंगे पैदा करने का पूरा षड्यंत्र करते हैं। क्योंकि जब भी ये दंगे होते हैं तो किसी भी तरीके से दंगे शुरू हो जाए, दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं और दोनों पक्ष आने के बाद से फिर वो हिंदुओं को समझाने में सफल होते कि देखो ये मुसलमान हमारे लोगों को मार रहे, हमारे लोग उनको मार रहे। तो मुसलमानों का अंदर भी एक ग्रुप होता है जो उनको समझाता देखो हमको ये मार रहे। तो ये लड़ाई को जारी रखने के लिए, अराजकता पैदा करने के लिए इस तरीके के विचार को पैदा करते हैं। इसलिए विकृति विचारधारा है। तो एक कॉन्सेप्ट ये है जिसको हमको ध्यान रखना है कि ये विचारधारा विकास क्रम को नहीं स्वीकारती। आज भी आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति को संविधान मानते। अब मनुस्मृति संविधान नहीं हो सकता, ये गलती है, इनको करेक्शन करना है। जो भी लोग इस विचार के साथ, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि दुनिया का विकास क्रम, प्रकृति का विकास क्रम पीछे नहीं जाता। अब मनुस्मृति का संविधान लागू नहीं हो सकता है, अब संविधान ही लागू होगा। अब किसी एक धर्म का राज्य व्यवस्था कायम नहीं हो सकता है। अब धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से ही देश चलेगा। दुनिया के देश भी ऐसे चल रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अधिकार है, जो देश के अंदर देश का नागरिक है। अब वो विचार नहीं आ सकता है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपके दिमाग में ये विचार चल रहे हैं तो इसको करेक्शन कर लें, इनको करेक्ट कर लें, यही हमारे देश के हित में होगा। तो एक हिस्सा ये है जिसको हमको ध्यान रखना है साथियों। अब दूसरा हिस्सा हम चर्चा करते हैं साथियों, विकृति कैसे है। पिछले 50 साल के इतिहास में राम मंदिर के आंदोलन से हमारे देश के अंदर बीजेपी ने, आरएसएस ने देश के अंदर, देश के नागरिकों के अंदर आपस में नफरतें पैदा की, दंगे फसाद कराए, दंगे पैदा किए। इससे उनको फायदा ये हो गया कि उन्होंने हिंदू जो नस्ल है, हिंदू लोग, उनको जागृत कर लिया। क्योंकि हिंदू नस्ल बहुमत में है, इसलिए वोट की राजनीति है और इस पूरी ताकत से वो वोट की राजनीति से राज सत्ता पे कब्जा करने में सफल हो गए। अब इसके आगे फिर उस कॉन्सेप्ट को जैसे ही आगे बढ़ाएंगे आरएसएस के, तब देश के अंदर विवाद होगा। एक चीज और ध्यान रखना है साथियों, अगर 1938 में या 1920 में सावरकर ये कॉन्सेप्ट नहीं लाते कि हमारा देश के अंदर हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो हिंदू नस्ल है उसी का देश है, उसके अलावा बाकी जो लोग हैं
बाकी जो धर्म के लोग हैं उनका इस देश के अंदर कोई जगह नहीं है। और जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा थी, जो कांग्रेस भी लेके आए थे, अंग्रेज भी लेके आए थे, उस धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को स्वीकार करके आगे साथ में बढ़ते तो आज हमारा देश आज़ादी के आंदोलन के समय में भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। ये भी ध्यान रखना, ये विचारधारा का कॉन्सेप्ट है। अब आप समझ पाए होंगे इस बात को। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा ये जब ये कहा गोलवलकर ने और आरएसएस ने कि हमारे देश के अंदर मुसलमानों का और ईसाइयों का कोई जगह नहीं है, ये विदेशी नस्लें हैं, इनका कोई जगह नहीं है, इनको या तो देश से जब ये हम बोल दें तब चले जाना चाहिए, या देश में हमारे आस पर रहना चाहिए। इनको कोई नागरिक अधिकार नहीं होना चाहिए, इनको कोई नागरिक अधिकार नहीं मिलेंगे, ये धनाढ्य नहीं हो सकते। तो ये जो विचार है, ये विचार तोड़ता है देश को। ये विचार दूसरे वर्ग को एक अलग वर्ग पैदा करने के लिए उकसाता है, इस बात को समझना है। इसी विचार ने मुस्लिम लीग को उकसाया इस बात के लिए कि वो अलग से मुसलमानों का राष्ट्र बनाने के लिए, देश बनाने के लिए आगे बढ़े, और उस पर आगे बढ़े हो। अंग्रेज बीच में थे, अंग्रेजों ने उस बात को पकड़ लिया, उनने उसको अलग देश बनाने का घोषणा कर दिया। तो जब इस तरीके का विचार देश के अंदर पैदा होगा तब देश का बंटवारा होगा। 1940 में 1920 से जब ये विचार मजबूत हुआ तो हमारे देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, फिर बांग्लादेश बना, एक देश का 3 देश बन गया, 3 देश किस आधार पर बन गया? इस विचारधारा के कारण से 3 देश बन गया। आज सत्ता उनके हाथ में आ गई, आज वो वापस फिर उसी कॉन्सेप्ट को लागू कर रहे हैं जो हिटलर ने किया था, नस्ल की थ्योरी वाला। तो उस कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि जब वो फिर उसी बात को करेंगे कि हमारे देश के अंदर हिंदू जो नस्ल है वही प्रमुख है और जो मुसलमान हैं और ईसाई हैं ये सेकेंडरी हैं, ये इनको नागरिक अधिकार नहीं है, इनको इस हिंदू नस्ल की बात को मानना पड़ेगा, इनकी आस पर जीना पड़ेगा, इनकी दया पर जीना पड़ेगा, ये जैसा कहेंगे उस तरीके से रहना पड़ेगा। ये जब कॉन्सेप्ट आएगा तो वापस फिर वही बात होगी कि देश के लोगों का दुश्मन देश के लोगों को बना रहे हैं, वो इसके आधार पर वापस फिर देश के अंदर एक अराजकता होगी और इस अराजकता के साथ में एक अलग देश बनने का, अलग ग्रुप बनने का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। हमारे देश के अंदर सिखों ने भी अलग देश बनाने की मांग की थी, खालिस्तान, जिस आंदोलन को दबाया गया, जिस आंदोलन को खत्म किया गया, धर्म आधारित देश बनाने की बात की थी। आज अगर हिंदू राष्ट्र का धर्म आधारित देश बनाने का मांग उठाया जाएगा तो मुसलमान का और सिखों का स्वतः ये बात सामने आ जाएगा कि जब हिंदुओं का धर्म आधारित देश बनेगा तो मुसलमान भी कहने लगेंगे कि हमारा भी देश बनेगा, सिख भी कहने लगेंगे, आज कहो तो ईसाई भी कहने लगे। तो ये विचार इस तरीके के विचारों को जन्म देता है, इसलिए ये विकृत विचारधारा देश की एकता को तोड़ता है, ये देश की एकता अखंडता को तोड़ता है आरएसएस का जो विचार है, और देश के अंदर अराजकता पैदा करता है। तो इस विचार से आज वो क्या कर रहे हैं, सारी संवैधानिक संस्थानों पे कब्जा करके देश का धर्मनिरपेक्ष ढांचा को तोड़ करके हिंदू राष्ट्र की अवधारणा, पूरा इतिहास बदल रहे हैं, शिक्षा नीति को बदल रहे हैं, पूरी कॉन्सेप्ट को बदल रहे हैं। जो लिंचिंग हो रही है लोगों की, ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को जबरन वंदे मातरम बुलवा रहे हैं, मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि उनको हिंदू रीति रिवाज के साथ जुड़ना चाहिए, उनको हिंदुओं का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो विचार है, ये अब जो आगे बढ़ा रहे हैं, इस विचार से एक अराजकता का भाव पैदा हो रहा देश के अंदर। जो दूसरे लोग हैं, देश के लोग हैं, तो ये साथियों समझना है कि इसलिए यह विकृत विचारधारा है। जब भी आरएसएस का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को लागू करने की कोशिश करेगा तब देश के अंदर दंगे, फसाद, नफरतें, हिंसाएं, बहुत सारी अराजकता होगी। इसलिए आप देखेंगे 2002 के दंगे, 1990 के दंगे,
अभी दिल्ली के दंगे और भी बहुत सारे दंगे होंगे, जितना आरएसएस का ये कॉन्सेप्ट इस विचार को मजबूत करेगा। ये बात है जिसको साथी हमको समझना है। जो दूसरी बात है, जो आरएसएस की सबसे नकारात्मक बात है जिसको हमको समझने की जरूरत है, वो आज की तारीख में हमारे देश के अंदर बड़ी संख्या में ऐसे लोग उन्होंने पैदा कर दिए जो इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि देश का क्या विखंडन कराना चाहते हैं। आज किसी भी आरएसएस का जो कट्टर आदमी, उसको बोलो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा, वो हिंदू है, भारी तिलक लगा रहा, सब कुछ वो हिंदू राष्ट्र के हिसाब से चल रहा है, मगर उससे सवाल करो कि मुसलमान और ईसाई कहां जाएंगे, ये सिख कहां जाएंगे? क्या फिर आप बोलोगे कि इनका फिर से अलग, इनको कहोगे क्या आज फिर ये बात करोगे कि पूरे देश के मुसलमानों का एक अलग देश बनाएंगे, पूरे देश के सिखों का एक अलग देश बनाएंगे, पूरे देश के ईसाइयों का अलग देश बनाएंगे, पूरे देश का हिंदुओं का अलग देश बनाएंगे? क्या करना चाहते हैं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सब यहीं रहेंगे, मगर ये हमारी दया पर रहेंगे। ये हो नहीं सकता आज की तारीख। ये राजाशाही व्यवस्था में हो सकता था, मगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज की तारीख में डेमोक्रेसी के अंदर ये हो नहीं सकता है कि देश के अंदर उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बना करके उनको आज की तारीख में रखा जा सके। ये असंभव है, ये हो नहीं सकता और ये होना भी नहीं चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? ये अराजकता पैदा करने की कोशिश करेंगे, लोग इसका विरोध करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे फसाद होंगे, इससे देश बर्बाद हो जाए। देश का विकास, देश का प्रगति, देश की एकता, देश की अखंडता, ये सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें कहते हैं कि ये आरएसएस की विकृत विचारधारा। आरएसएस ने पिछले 100 साल में 1920 से लेकर के 2020, ये 100 साल आप देखेंगे तो पूरे देश के अंदर पिछले 100 सालों में आरएसएस ने देश के अंदर बंटवारे की राजनीति, विकृत राजनीति, नफरतों की राजनीति, हिंसा की राजनीति, दंगे फसाद की राजनीति, इसी के लिए काम किया है। देश को जोड़ना, देश को एकजुट रखना, देश की ये अखंडता को एकजुट रखना, इसके ऊपर काम नहीं किया। तब की वो बात करते हैं कि अखंड भारत की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं। देश को, वो तो पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी, श्रीलंका को भी, सबको अखंड भारत का हिस्सा दिखाते हैं। मगर अखंड भारत जो जिस भारत को बनाने की बात कर रहे हैं, उस भारत से अखंड भारत नहीं बनेगा, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, खंड खंड हो जाएगा। इस बात को भी हमको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है आज। इसलिए ये आरएसएस की विचारधारा विकृत विचारधारा है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट है मनुस्मृति। आज की तारीख में आरएसएस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहता है। क्या आज की तारीख में मनुस्मृति देश के अंदर लागू हो सकता है? क्या मनुस्मृति को लागू करना चाहिए? आज की तारीख में वो आरक्षण को तोड़ रहे हैं, आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं जिनका लक्ष्य है कि मनुस्मृति को लागू करना। मनुस्मृति के हिसाब से जाति व्यवस्था को और खासतौर से दलितों को और पिछड़ी जातियों को, जो उच्च जाति के लोग हैं, उनके अधीन रखना चाहते हैं। इस तरीके की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तब कि ये आर्थिक रूप से भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज की तारीख में उच्च जातियों के अंदर भी पूंजीवादी व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में गरीब पैदा हो गए, बड़ी संख्या में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अंदर भी बड़ी संख्या में गरीब पैदा हो गए, जो मेहनत कश वर्ग पैदा हो गए, मजदूर पैदा हो गए, कर्मचारी पैदा हो गए, जिनको आरएसएस की विचारधारा में मनुस्मृति के आधार पर शूद्र कहा जाता है। शूद्र मतलब दास, सेवक। जो ओबीसी की जातियां हैं और जो आज की तारीख में जो दलित हैं, जिनको हम दलित कहते हैं, ये सब शूद्र हैं। ओबीसी की जातियां भी शूद्र हैं। ये सब सेवक थे, ये सेवक सारे दास थे। इनको आर्थिक रूप से भी मारा, सामाजिक रूप से भी मारा।
आज की तारीख में मनुस्मृति का एक कॉन्सेप्ट मेहनत कश वर्ग को दास के रूप में रखना, क्या यह संभव होगा? वो आज की तारीख में दास जाति आधारित नहीं बनाना चाहते हो, आज की तारीख में वर्ग आधारित बनाना चाहते हो। आज जो पूंजीपति हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं। जो मेहनत कश वर्ग है, मजदूर है, कर्मचारी है, किसान है, छोटे दुकानदार हैं, ये जो जनता है ये शूद्र है। तो मेहनत कश वर्ग शूद्र है, पूंजीपति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं। ये कॉन्सेप्ट लाना चाहता है आरएसएस। क्या ये कॉन्सेप्ट आज लागू हो सकता है? क्या ये कॉन्सेप्ट आज लागू होना चाहिए? क्या इस कॉन्सेप्ट से देश आगे बढ़ेगा? क्या इस कॉन्सेप्ट से देश महाशक्ति बनेगा? ये नहीं हो सकता साथियों। ये हमारे देश के हित में नहीं है, ये हमारे देश के खिलाफ है। जैसे उन्होंने शिक्षा के अंदर, मनुस्मृति के अंदर शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को है। आज शिक्षा का अधिकार केवल पूंजीपति को है, पैसे वाले को है। शिक्षा में वो नीति लेके आ गए हो। शिक्षा आम जनता को नहीं मिला। आम जनता का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता। शिक्षा का निजीकरण करके पूरी तरीके से शिक्षा का को इतना महंगा करके गरीब का बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता, वो पीएचडी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। शिक्षा किसके पास रहेगी? जिसके पास पैसा है, जो पूंजीपति है। तो पूंजीपति को आज की तारीख में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बना दिया है और आम जनता को, मेहनत कश वर्ग को शूद्र बना दिया। और मेहनत कश वर्ग को मनुस्मृति में पढ़ने का अधिकार नहीं है। इन्होंने आर्थिक रूप से पढ़ने का अधिकार खत्म कर दिया। ये समझो इस बात को। इस तरीके की साजिशें आरएसएस कर रहा। शिक्षा को मुफ्त नहीं कर रहा, शिक्षा को महंगा कर रहा, निजीकरण करके। तो शिक्षा कौन पा पाएगा? जिसके पास पैसा है। आम जनता शिक्षा नहीं पा पाएगी। तो शिक्षा से हाथ काट दिया। मनुस्मृति ये कहती है कि सिर्फ जो उच्च वर्ग है वही शिक्षित होना चाहिए, बाकी किसी को शिक्षित करने की शिक्षा का अधिकार ही नहीं है। तो इस तरीके से आरएसएस ने, बीजेपी ने शिक्षा से आम जनता का गला काट दिया। ये बात क्या जनता समझ पा रही है? ये बात क्या नौजवान समझ पा रहे हैं? इस तरीके से काट रहे हो, इस तरीके से वर्गीकरण कर रहे हैं, इस तरीके से नए पूंजीवादी व्यवस्था में मनुस्मृति लागू कर रहे हो, जिसको हमको समझने की जरूरत है साथियों। तो आज की तारीख में मनुस्मृति की जो व्यवस्था है, आज की तारीख में आरक्षण यदि खत्म कर दिया जाए, आज भी जिसको खत्म करने में लगे हैं, तो मैं बता दे रहा हूं कि गांव के अंदर भी गरीब आदमी, खासतौर से जातिगत रूप से ओबीसी की जातियां और खासतौर से जो दलित वर्ग है, वो कभी चुनाव नहीं जीत सकते, चुनाव लड़ ही नहीं सकते, जीतना तो छोड़ो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आरएसएस, बीजेपी खत्म करना चाहता। ये बहुत ही गलत है। ये विकास क्रम को पीछे की तरफ ले जाना चाहते। मनुस्मृति वाला कॉन्सेप्ट आज लागू नहीं हो सकता, ना लागू करना चाहिए। इससे देश बर्बाद। जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षा से देश की जनता को वंचित कर रहे हैं, तो देश क्या महाशक्ति बनेगा? देश कभी महाशक्ति नहीं बन सकता। इसलिए यह नीति गलत है। जो आरएसएस नीति देश पर थोप रहा है वो गलत है। तब की नीति क्या बनना चाहिए कि देश का हर व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति, हर नागरिक शिक्षित होना चाहिए। पैसे से शिक्षा का कंपटीशन नहीं होना चाहिए, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। गरीब का बच्चा, आम जनता का बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको पढ़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए, चाहे वो जहां तक पढ़ सके। पैसा बीच में नहीं होना चाहिए। तब की नीति ये बनना चाहिए। तब की नीति क्या बन रही कि जिसके पास पैसा होगा उसका बच्चा पढ़ेगा, यानी पूंजीपति का बच्चा पढ़ेगा। जो मेहनत कश वर्ग है उसका बच्चा अनपढ़ रहेगा, तो अनपढ़ रह करके उनका गुलाम बनेगा। ये गलत विचारधारा है, ये गलत तथ्य है। आरएसएस इसको लागू करना चाहता है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है जिसका विरोध करना चाहिए। और इस विचारधारा का, ये विकृत विचारधारा है जो आज लागू नहीं हो सकती, ना लागू होने देना
चाहिए, हम सबकी ये जिम्मेदारी होना चाहिए। ये सब में है। वो शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं, स्वास्थ्य का निजीकरण कर रहे हैं। स्वास्थ्य को भी गरीबों के लिए नहीं होगा, स्वास्थ्य पैसे वालों के लिए, सब कुछ पैसे वालों। आज देश को बेच रहे हैं, देश के सारे आर्थिक संसाधनों पे कब्जे कर रहे हैं। केवल पैसे वालों का राज, पूंजीपतियों का राज होगा, आम जनता का राज नहीं होगा। आज की तारीख में पूंजीपति ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, ये समझना है अच्छी तरीके से। मेहनत कश वर्ग जो है वो शूद्र है, ये समझना है। मेहनत कश वर्ग, आज ये ब्राह्मणों क्षत्रिय वैश्य को भी समझ, ब्राह्मणों को खासतौर से समझना है। ब्राह्मण बहुत बड़ी संख्या में आज भी ब्राह्मण बने फिर रहे हैं, तबकि आर्थिक रूप से वो गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ सकते। तो ब्राह्मणों को भी समझना है, जो क्षत्रिय हैं, जो राजपूत हैं, जो ये सब जो बड़ी बड़ी जातियां हैं, जो मुंह छेड़ के घूमते हैं, जिनके दिमाग में नशा चढ़ाया हुआ है उच्च जाति का, उनको भी समझना है कि उच्च जाति अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, उच्च जाति पूंजीपति है। टाटा बिरला अंबानी है, देशी विदेशी पूंजीपति उच्च जाति है। और जो मेहनत करते हैं वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, वो शूद्र हैं, वो शूद्र बन गए हैं इस नई व्यवस्था में, जिसको हमको अच्छी तरीके से समझना है। चौथा सबसे बड़ा समस्या क्या है साथियों, जिसको हमको समझने की जरूरत है। आरएसएस की जो विचारधारा में, यदि आरएसएस एक बात को मान जाए, कौन सी बात को मान जाए, इस विकास क्रम को स्वीकार ले और ये मान ले कि अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनुस्मृति का राज खत्म हो गया, संविधान का राज लागू हो गया, इसको स्वीकार ले, और उसके साथ से संविधान के राज्य के हिसाब से आगे की व्यवस्था चलेगी, जिसके अंदर धर्मनिरपेक्ष की जो अवधारणा है उससे राज व्यवस्था चलेगी। धर्म अलग होगा, राजनीति अलग होगी, राज सत्ता अलग होगी, और धर्म स्वतंत्र है। धर्म अपनी गतिविधियों करने के लिए, अपने लोगों को जोड़ने के लिए, अपने तीज त्योहार मनाने के लिए लोगों को जोड़, इसके लिए धर्म स्वतंत्र है। धर्म की स्वतंत्रता है जो संविधान देता है हमको, धर्म की स्वतंत्रता। मगर धर्म से राजनीति नहीं, राज सत्ता नहीं चलेगी। ये कॉन्सेप्ट को आरएसएस स्वीकार कर ले तो देश के अंदर ये नफरतों का, लड़ाइयों का झमेला खत्म हो जाएगा। देश के अंदर एकजुटता बन जाएगी, देश के अंदर सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी, देश के अंदर दंगे फसाद होना खत्म हो जाएंगे, देश के अंदर जो नफरतें बोने का काम है वो खत्म हो जाएगा। तो आरएसएस की विचारधारा का जो सबसे गलत तथ्य है वो ये है कि वो उस पुराने कॉन्सेप्ट को आज भी छोड़ने को तैयार नहीं है, और उस पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो मुसलमानों को और ईसाइयों को देश का नागरिक नहीं मानते और देश का दुश्मन मानते। तो हमारे देश के नागरिकों को ही हमारे देश का दुश्मन बना दिया इस विचार से। तो देश के अंदर ही देश के जनता को देश का दुश्मन घोषित कर दिया। तो ये विचारधारा गलत है। यदि आरएसएस धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को स्वीकार ले तो फिर ये मुसलमानों को, जो ईसाई, जो भी हमारे देश के नागरिक है, उनको देश का दुश्मन जो बना रहे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो आरएसएस फिर इनको देश का दुश्मन नहीं मानेगा, देश का हिस्सा मानेगा। तो इनके खिलाफ फिर साजिशें, षड्यंत्र करना बंद कर देगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आरएसएस स्वीकार नहीं कर रहा, और आरएसएस इस गलत विचार के लिए, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो हो भी नहीं सकता है, उसके लिए निरंतर देश के अंदर नफरतें पैदा कर रहा है, घृणा पैदा कर रहा है, और एक वर्ग के खिलाफ दुश्मनी का भाव बना करके उनके साथ लिंचिंग कर रहा है, उनके दबाव बना, मतलब इस पूरा कॉन्सेप्ट चला रहा है। करोड़ों लोगों को लगा के रखा है इसको करने के लिए। यदि ये करोड़ों लोग देश के विकास के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, देश की टेक्नोलॉजी के लिए काम करें तो देश महाशक्ति बन जाएगा। हमारे देश के अंदर क्षमता है महाशक्ति बनने की। तो हमारे देश की जनता को महाशक्ति बनाने की जगह किस काम में लगा दिया आरएसएस ने? हिंदू मुसलमान में लड़ो, हिंदू मुसलमान में घृणा करो, हिंदू मुसलमान में आपस में दूरी बना के रखो, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास करो,
एक दूसरे के साथ घुलो मिलो नहीं, एक दूसरे को दुश्मन समझो। तो इस कॉन्सेप्ट को आरएसएस लोगों के दिमाग में डाल रहा है। यह देश विरोधी काम है, ये आज के संविधान के हिसाब से भी देश विरोधी है, और जो वर्तमान समय है, दुनिया का जो विकास का क्रम है, उसके हिसाब से भी ये देश विरोधी काम है। और ये काम यदि आरएसएस कराएगा तो ये गारंटी से मैं कह रहा हूं, इसको सेव कर लेना, हमारा देश आर्थिक रूप में महाशक्ति कभी नहीं बन सकता। जिस रास्ते पे आरएसएस चल रहा है, जिस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उस रास्ते से हमारा देश कभी भी महाशक्ति नहीं बन सकता। हमारा देश देशी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। जिस तरीके से मनुस्मृति की व्यवस्था में राजाओं का गुलाम था, उसी तरीके से देशी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। जो आरएसएस कर रहा है, वो हमारे देश को आरएसएस बीजेपी देशी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहते हैं, जिसके लिए निजीकरण की मुहिम चला रहे हैं, पूरे देश को इनके हवाले कर रहे हैं। मजदूरों को शूद्र मानते हैं, मजदूरों को गुलाम मानते हैं, मजदूरों को दास मानते हैं। तो मजदूरों को गुलाम बना रहे, श्रम कानून खत्म कर दिए, मजदूरों को दास बना रहे हैं, और उनको पूरी तरीके से उनकी पूंजीपतियों की दया पे छोड़ने का कॉन्सेप्ट नरेंद्र मोदी की सरकार लेके आ गई है। तो उस मनुस्मृति को लागू आज कर रहे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था के साथ देश में आरएसएस कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट पे आरएसएस काम कर रहा है। एक तरफ देश को देशी विदेशी पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, देश की मेहनत कश वर्ग जनता को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का काम कर रहा है। उसके लिए श्रम कानून, उनके अधिकार, पक्की नौकरी, स्थायी नौकरी सब खत्म कर दी है। और दूसरी तरफ धर्म के आधार पर एक धर्म के लोगों के खिलाफ दूसरे धर्म के लोगों के बीच में नफरतें प्लानिंग से सिस्टमेटिक तरीके से बो रहा है, उनको एकजुट नहीं होने दे रहा है, जिसके कारण से देश की एकता और अखंडता दोनों खतरे में है। ये आरएसएस का, बीजेपी का गलत कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, देश कभी महाशक्ति नहीं बन सकता। ये करके देश को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा जितने दिन ये आगे, पिछले 100 साल में देश को इन्होंने बर्बाद किया, देश के अंदर नफरतें पैदा की और इस नस्लीय चेतना से सत्ता पे कब्जा कर लिया। कभी उन्होंने कोई रोजी रोटी रोजगार का सवाल से सत्ता नहीं पाई है, ये ध्यान रखना है। नस्लीय चेतना से हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करके, वर्गीकरण करके राज सत्ता पर वो काबिज हुए हैं। कोई आर्थिक सवाल जो नीतियां लागू कर रहे हैं, वो आर्थिक नीतियां कभी जनता ने स्वीकार नहीं की। इस आर्थिक नीतियों पे कभी चुनाव नहीं हुआ, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये गलत धारणा पे आरएसएस चल रहा है, जिसको हमको समझने की जरूरत है साथियों। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। आपसे अपील करता हूं कि हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं, और उसमें बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे फोल्डर हैं, जिसमें दर्शन सीरीज का फोल्डर है, जिसको जरूर सुने। बहुत वीडियो उसके अंदर गुलामी का है, बैंक घोटाले का है, किसान आंदोलन का, बहुत सारे फोल्डर उनको सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। कोई भी वीडियो हम डालें तो आप उसको सुन सकें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। ये हम जो सीरीज चला रहे हैं जागरूकता का, देश को बचाने का मुद्दा है साथियों। आप सबकी जिम्मेदारी में, आप सबको जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि इन सारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें, ताकि हम देश को बचा सकें, हम अपने राष्ट्र को बचा सकें, हम आने वाली नस्लों को बचा सकें, आने वाली पीढ़ी को बचा सकें, देश को गुलाम होने से बचा सकें। ये हम सबका जिम्मेदारी है। इसलिए इन सारी जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले